अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं नाज आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ सिलसिलेवार नावल तो ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 25, जिसको आपके लिए तहरीर किया नैना दर्दन, आपकी फ़ेवरेट फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 25 की तरफ। महरमा को अपना सर चकराता महसूस हुआ था। खाली पेट और शदीद जहनी दबाव की वजह से वो अपने हवास पर काबू न रख पाई थी। उसने निगाहें उठाकर सामने खड़े अर्ज़म को देखा। निगाहों का तसादम हुआ था। महरमा की आंखों से तकलीफ़ और बेवक़्ती के एहसास से आंसू बह निकले थे। वो मज़ीद ज़हनी अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर पाई। अगले ही लम्हे हवास खोती एक जानिब लुढ़क गई थी। उसी पर नज़र रखे खड़े अर्ज़म ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसको थाम लिया था और जल्दी से नर्स को डॉक्टर को बुलाने का कहता वहाँ से निकल गया। उसकी ये फ़िक्र फ़हमीदा बेगम समेत वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने भी देखी थी। फ़हमीदा बेगम के होठों पर आसूदगी भरी मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने अपनी पोती को महफूज हाथों में सौंप दिया था। अर्ज़म महरमा को उठाए दूसरे रूम में आ गया, जहाँ डॉक्टर ने फौरी तौर पर उसका ट्रीटमेंट किया था। अर्ज़म वहीं एक जानिब खड़ा खामोश निगाहों से महरमा को देख रहा था, जो अब पूरी तरह से उसकी मलकियत थी। जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए बहुत गैर मुतवक्का था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि कभी शादी ना करने का इरादा रखने वाला फ़हमीदा बेगम के एक बार कहने पर ही कैसे मान गया। अर्ज़म ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली थीं जब उसकी आंखों के पर्दे पर महरमा का आंसू में भीगा चेहरा आन ठहरा। ये लड़की पूरी तरह से उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। अर्ज़म हमदानी के दिल की सरजमीन अब आबाद हो चुकी थी, जो उस जैसे शख्स के लिए इतनी जल्दी कबूल कर पाना आसान नहीं था। ये शदीद ज़हनी दबाव की वजह से बेहोश हुई हैं। हमने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा इन्हें, डॉक्टर अर्ज़म को बताती वहाँ से निकल गई थी। जब उसी लम्हे अर्ज़म का मोबाइल बजा। अर्ज़म, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है तुम्हारी। मैंने सारी डिटेल इकट्ठी कर ली हैं। महरमा ही कल्प्रिट है। उसने अपने चचा के साथ मिलकर ये सारा खेल खेला है। वो तुम्हें बदनाम करना चाहती थी ताकि मार्केट में तुम्हारे शेयर्स गिर जाएं। जामिया एक ही सांस में बोलती अर्ज़म हमदानी का दिमाग घुमा गई थी। शट अप, जस्ट शट अप। अपनी बकवास बंद करो जामिया। तुम यूं ही मुँह उठाकर किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अब दोबारा मैं इस टॉपिक पर कोई बात ना सुनूं। अर्ज़म जामिया को उसकी औकात याद दिलाता फ़ोन बंद कर गया। मगर मेरे पास सारे प्रूफ हैं। जामिया फिर भी खामोश नहीं हुई थी। वो महरमा को अर्ज़म हमदानी की निगाहों में पूरी तरह से गिराकर उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर कर देना चाहती थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये सारी कोशिशें उन दोनों को मज़ीद करीब लाने का बाइस बन रही थीं। आग लगा दो उन सब प्रूफ्स को, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अर्ज़म धीमी आवाज़ में गुर्राता फ़ोन बंद कर गया। उसका गुस्सा इस वक्त सवानेज़े पर पहुंच चुका था। अर्ज़म ने एक ज़ोरदार पंच दीवार पर दे मारा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महरमा को तकलीफ़ में देखकर उसका दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा था। ये लड़की उसके लिए इतनी अहम कब से हो गई थी? वो महरमा सिकंदर के बारे में कुछ ना जानते हुए भी उसे अपनी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा कैसे बना गया था? वो उसके बारे में कुछ भी गलत सुनने का रवादार क्यों नहीं था? अर्ज़म महरमा के करीब आता उसके मासूमियत भरे दिलकश नकूश को देखने लगा। वो तन्हा ज़िंदगी जीना चाहता था, मगर किस्मत ने उसकी ज़िंदगी में इस लड़की को शामिल कर दिया था। अर्ज़म की निगाहों की तपिश महरमा सिकंदर को कसमसाने पर मजबूर कर गई थी। आंखें खुलने से पहले ही महरमा के गाल आंसुओं से भीग गए थे। अर्ज़म मुट्ठियाँ भेज गया। क्या इस लड़की को रोने के सिवा कुछ आता भी था या नहीं? महरमा ने जैसे ही आंखें खोली अपने सामने अर्ज़म को पाया। एक निगाह डालने के बाद ही वो फ़ौरन अपनी नज़रें उसकी जानिब से फेरती उठ बैठी। ड्रिप ख़त्म होने से पहले आप यहाँ से नहीं उठ सकती। उसे कंबल अपने ऊपर से हटाते देखकर अर्ज़म ने उसे टोका।
मैं आपकी मर्ज़ी की पाबंद नहीं हूँ। मेहरबान ने अपने हाथ में लगी ड्रिप निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। अब आप सिर्फ मेरी ही पाबंद हैं। अर्ज़म ने इस्तेहकाक भरे अंदाज में उसकी कलाई थाम कर उसे ड्रिप निकालने से बाज रखते नरमी के साथ वापस बेड पर लेटाया और कंबल वापस उसके ऊपर ओढ़ा दिया। उसकी बात पर मेहमान ने झटके से चेहरा मोड़कर अर्ज़म हमदानी की जानिब देखा, जो गहरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। मेहरमा की धड़कनें लम्हे भर को अजनबी से हुई थीं। भूल है आपकी, मुझे आपके इस एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। दादों की तबीयत और हालत देखकर मैं इनकार नहीं कर पाई, मगर जैसे ही मेरी दादो ठीक होंगी मैं आपसे एक फजूल का बनाया गया कागज़ी रिश्ता ख़त्म कर दूंगी। मेहरमा की आंखों से आंसू लड़ियों की तरह बह रहे थे। वो अर्ज़म की गिरफ्त से अपनी कलाई आज़ाद करवाने की सर तोड़ कोशिशों में थी। वो वक्त जब आएगा तो देख लेंगे, मगर इस वक्त आप मेरे निगाह में हैं और मेरी हर बात मानना आप पर फ़र्ज़ है। आप मेरी बात को झुठला नहीं सकती। अर्ज़म ने उसकी कलाई आज़ाद नहीं की थी, बल्कि उसकी जानिब बेड पर झुकते उसके चेहरे से आंसू साफ करने लगा। मेहरमा उसके यूं करीब आने पर घबरा सी गई। हर बात का हल रोना नहीं होता। मुझ पर या जिस पर जो भी गुस्सा है निकाल सकती हैं आप। खुद को हल्कान करना अक्लमंदी नहीं है। जब तक आपकी ड्रिप ख़त्म नहीं होती आप यहाँ से नहीं जा सकती। मैं अर्ज़म हमदानी हूँ, जो अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से जानता है। अर्ज़म उसके सर के नीचे तकिया दुरुस्त करता, नरमी भरे अंदाज में वार्निंग देता उसकी मज़ाहमत तर्क करवा गया था। वो उसके माथे पर लब रखता वहाँ से निकल आया, जबकि मेहरमा उसकी इस इस्तेहकाक भरे अंदाज पर अपनी जगह साकत रह गई थी। अर्ज़म हमदानी चंद लम्हों के लिए उसे हिप्नोटाइज कर गया था। मुझसे मुकाबला करने आई हो तो फिर डट कर सामना करो ना। ये गिड़गिड़ाना कैसा? क्या तुम्हें नहीं पता कि असकान शाह किसी को माफ़ नहीं करता और दूसरों को तड़पाना मेरा पसंदीदा मशगला है। असकान शाह की आँखें लाल थीं, मगर उसके चेहरे पर गुस्से का शायबा तक ना था। शायद यही वजह थी कि इतना सब कुछ बोलने के बाद भी नेहा इस वक्त उसके सामने सही सलामत खड़ी थी। लेकिन असकान शाह को अपने सामने इतनी गुस्ताखी किए जाने के बाद भी गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था? प्लीज़ मुझसे दूर रहो, नेहा उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती मलतजी लहजे में बोली। तुम जानती थी ये शादी किस रीज़न के तहत की गई है? असकान उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब करते धाड़ा। हाँ जानती हूँ, मगर मैं यहाँ तुम्हें सुधारने की नीयत से आई हूँ, ना ही तुम्हारी ख्वाहिशों की तकमील के लिए। नेहा ने साफ गोई का मुजाहरा किया था, क्योंकि वो जानती थी इसके बगैर इस शख्स के सामने बचत नहीं होने वाली थी। तुम मुझे सुधारोगी? जो अभी मेरे आगे गिड़गिड़ा रही है वो असकान शाह को बदलेगी। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा जोक था ये। असकान शाह ने कहका लगाते उसकी बात को मजाक में उड़ाया। मुझे 1 महीने का वक्त दो, मैं अपना कहा पूरा ज़रूर करूँगी। 1 महीने बाद तुम अलग असकान शाह बनकर दुनिया के सामने आओगे, ये वादा रहा मेरा तुमसे। नेहा उसे कमज़ोर पड़ते देखकर यकीन से बोली। उसे यही बताया गया था कि असकान शाह किसी की नहीं सुनता था। उसका उस जालिम और जाबिर शख्स के सामने बच पाना नामुमकिन सी बात थी। लेकिन असकान शाह को इतने करीब से जानने के बाद नेहा को उन सब लोगों की कही बातें काफ़ी हद तक बेबुनियाद लग रही थीं। ये शख्स बहुत ज़्यादा बुरा था, मगर इसे सुधारने के चांसेस थे। नेहा ये रिस्क लेना चाहती थी। 1 महीने तक मेरे साथ रह पाओगी या फिर ये मोहलत मुझसे फ़रार पाने के लिए मांग रही हो? असकान शाह ने इस्तेहज़ाइया निगाहों से नेहा के हसीन चेहरे को देखा। उसे यही लगा था कि उसकी बीवी के रूप में उसका चचा नवाज शाह किसी आम सी दब्बू सी लड़की को लाएगा, मगर नेहा आलम को देखकर उसे काफ़ी हैरानगी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये पढ़ी लिखी समझदार लड़की उसके पास अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने क्यों आई है। फ़रार होना होता तो यहाँ ना आती। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। डट कर मुकाबला करना जानती हूँ, चाहे मेरे सामने कितना बड़ा हैवान ही क्यों ना आ जाए। नेहा की कलाइयाँ अभी तक असकान की सख्त तरीन गिरफ्त में थीं और चेहरा भी उसके हाथ में कैद था। दर्द की शिद्दत से नेहा का चेहरा जर्द पड़ चुका था, मगर सामने खड़े शख्स को उस पर रहम नहीं आ रहा था। तुम यहाँ किस लिए लाई गई हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मगर तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा आएगा।
اسکان اسے اپنی آہنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ نیہا لہرا کر پیچھے پڑے صوفے پر جا گری۔ اس کی کمر بہت زور سے لگی تھی۔ اسکان شاہ کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جس کی گلابیاں سردیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ دی مہلت میں نے تمہیں 1 مہینے کی۔ تمہاری ساری محنت کے بعد ہم دونوں یہاں ہی کھڑے ہوں گے، پھر تمہیں میرے آگے جھکنا ہوگا۔ اسکان شاہ نے دوبارہ سگریٹ سلگایا۔ جب اپنی تکلیف پر قابو پاتی نیہا ایک بار پھر اٹھ کر اس کے مقابل آئی۔ میں نے ہارنا نہیں سیکھا۔ ہارو گے تو تم اسکان شاہ، وہ بھی بہت برے طریقے سے۔ نیہا کی بات پر اسکان نے اس کی تھوڑی پر جمے اپنے انگلیوں کے نشان دیکھے تھے، اور اگلے ہی لمحے نیہا کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے کمر میں بازو حمائل کرتا اسے اپنے بے انتہا نزدیک کرتا چلا گیا تھا۔ تم ہارو یا جیتو، میرے ساتھ رہنا چاہو یا نہیں، مگر میری ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، مجھے میرا وارث اب تم ہی دو گی۔ اسکان شاہ کی گرم سانسوں سے نیہا کو اپنی گردن جلتی محسوس ہوئی تھی، اور اس کے الفاظ نیہا کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا گئے تھے۔ اسکان اس کی گردن پر اپنی سانسیں ساکت کر گیا تھا۔ بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اسکان شاہ کے مقابل آ کر تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے بربادی کی جانب دھکیل دی ہے۔ اس کے لال خون چھلکاتے چہرے پر اپنی قہر برساتی نگاہیں ڈالتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ نیہا بے دم سی وہاں ڈھہ گئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیزی سے رواں دواں تھیں۔ اسکان شاہ سے مقابلہ کرنا واقعی آسان نہیں تھا۔ نیہا کو کہیں نہ کہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ غلط جگہ پھنس گئی ہے۔ اسے اپنی گردن، چہرہ اور بازو اس وقت جلتے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ گینے کو اجنبی جگہ پر اتنی آسانی سے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی اور صبح بھی روٹین سے ہٹ کر جلدی اٹھ گئی تھی۔ وہاں ٹھنڈ کی شدت بہت زیادہ تھی۔ آپ گینے کو سرسبزہ بہت پسند تھا۔ وہ اپنی گرم شال اوڑھے روم سے نکل آئی تھی۔ ابھی تک شاید سب سو رہے تھے۔ حویلی میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ جب کچن میں اسے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی تھیں، وہ سیدھی اسی طرف آ گئی جہاں مہرین بھابھی گھر کی باقی 4-5 لڑکیوں کے ساتھ مل کر ناشتہ بنانے میں مصروف نظر آئی تھیں۔ ارے آپ کی نے آپ اٹھ گئیں، ہمیں تو لگا آپ لیٹ اٹھنے کی عادی ہوں گی۔ میرام کی کزن ثنا حیرت کا اظہار کرتے بولی۔ نہیں، مجھے جلدی اٹھنے کی عادت ہے، آپ گینے نے مسکرا کر سادگی سے جواب دیا تھا۔ پہلی ملاقات میں وہ ان سب کو کافی پراؤڈی سی لگی تھی، لیکن اب اس سے باتیں کرتے وہ سب ہی اس کی فین ہو گئی تھیں، جو خوبصورت کے ساتھ ساتھ دل کی بھی بہت پیاری تھی۔ ویسے دونوں کے جاگنے کی ٹائمنگ ایک جیسی نہیں ہے؟ فریحہ کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی، جس پر آبگینے نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ مہرین سمیت باقی سبھی ہنسی تھیں۔ کس کی ٹائمنگ؟ آبگینے کو کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ میرام بھائی ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے کچن میں اور کافی کا کہہ کر گئے ہیں۔ کیا اتفاق ہے نا ویسے؟ جویریہ نے آبگینے کی کنفیوژن دور کی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر آبگینے نے بہت مشکل سے اپنے تاثرات کنٹرول کیے۔ آبگینے ایک کام کرو گی؟ ثنا کے اشارے پر مہرین نے آبگینے کو مخاطب کیا تھا۔ جی بھابھی بولیں۔ میرام کی بھابھی ہونے کے ناطے آبگینے بھی انہیں اتنا ہی احترام دے رہی تھی۔ ہم سبھی کام میں مصروف ہیں، آپ کو اگر زحمت نہ ہو تو میرام کو یہ کافی دیں پلیز۔ مہرین کی بات پر آبگینے نے جذبز ہوتے ان کی جانب دیکھا۔ میں؟ میرام کے روم میں جانے کے خیال سے ہی آبگینے کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ جی آپ؟ کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ مہرین نے نہایت ہی معصوم بنتے پوچھا۔ نہیں، میں دے آتی ہوں۔ آبگینے نے ان سب کو مشکوک نگاہوں سے اپنی جانب دیکھتے پا کر جلدی سے ٹرے تھام لی۔ میرام نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خاندان والوں کو ان کے رشتے کی ذرا سی بھنک بھی پڑے، اس لیے وہ بھی پوری طرح سے احتیاط برتنا چاہتی تھی۔ کچن سے نکلتے وہ ان سب کے چہروں پر سجی مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ آبگینے میرام کے روم کے سامنے کھڑی ہوتی کچھ پل کے لیے رکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے یہاں آنا چاہیے تھا یا نہیں۔ آبگینے نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ نوک کیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاصل ہوں گے اور دیکھیں گے کہ کیا آبگینے
اپنے اور میرام کے نکاح کے اس راز کو راز رکھ پاتی ہے یا نہیں؟ تو پھر انتظار کیجیے گا نئے ایپیسوڈ کا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.